दोस्तों, वर्तमान में दुनिया में चल रहे दो युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अपनी 5 दिन की रूस की यात्रा करने के लिए, जहां हनुमान की तरह एक एनुअल मीटिंग हुआ करती थी, जहां पर दोनों देशों के सर्वोच्च नेता मिलकर आपस में बातचीत किया करते थे। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते इस बार की यह सालाना मीटिंग भारत और रूस के बीच कैंसिल हो गई, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अपनी 5 दिन की यात्रा के लिए रूस रवाना हुए, जहां उनके जाते ही रूस ने भारत के स्वागत में भारत को बड़ा तोहफा देकर भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत कर दिया। दरअसल भारत और रूस के बीच कुडनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक समझौता हुआ, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत और रूस ने बीते मंगलवार को तमिलनाडु के कुडनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दरअसल तमिलनाडु का कुडनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र वही ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना रूस ने 2002 में भारत को परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तकनीक देकर निर्मित किया था, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 2016 से लगातार 1000 मेगावाट की क्षमता से बिजली उत्पादन कर रहा है। अब भारत और रूस के बीच हुए इस नए समझौते के मुताबिक तमिलनाडु में स्थित इस कुडनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है, और इसी संदर्भ में इस पावर प्लांट की कुछ और यूनिट बनाने को लेकर समझौता हुआ, जहां पर रूस भारत को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2027 से अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगेगा। यानी कि आज अगर ये 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है तो 2027 तक ये 2000 से 3000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर सकता है। अगर इसमें रूस की तकनीकी मदद से 1 से 2 यूनिट जोड़ दी जाती है। भारत के संदर्भ में रूस की ये पहल भारत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अपना नेट जीरो एमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन 2070 तक खत्म करने का लक्ष्य लिया है, उसको देख भारत को और अधिक स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाना होगा, जो कार्बन उत्सर्जन ना करके उसमें यकीनन परमाणु ऊर्जा काफी अहमियत रखती है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की रूस यात्रा पर भारत और रूस के बीच हुए इस समझौते ने भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। भारत और रूस की दोस्ती पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे कुछ क्षेत्रों में रूस को विशेष भागीदार बताया। उन्होंने कहा, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में उन देशों के साथ सहयोग किया जाता है जिनके साथ आपका उच्च स्तर का भरोसा है, और यही कारण है कि भारत के गगनयान मिशन में रूस के वैज्ञानिक भारत के उन सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले हैं। लेकिन एक तरफ जहां भारत अपने संबंध रूस से सुधार रहा है और दोनों देशों के बीच संबंध और अच्छे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर भारत का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जहां बीते मंगलवार ही दिल्ली में इजराइल के दूतावास के नजदीक एक बड़ा हमला हो गया। दरअसल बीते मंगलवार दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित इजरायली दूतावास के पीछे धमाका हो गया। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस को 26 दिसंबर मंगलवार की शाम को नई दिल्ली जिले में स्थित दूतावास के पास विस्फोट की सूचना मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इजरायल दूतावास परिसर के पीछे विस्फोट स्थल के पास इजरायली राजदूत को संबोधित एक पत्र भी मिला। नई दिल्ली में इजरायल के दूतावास ने कहा कि हम पुष्टि कर सकते हैं कि शाम 5:10 के आसपास दूतावास के नजदीक एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा दल अभी भी स्थिति की जांच कर रहे हैं। धमाके की घटना के संदर्भ में इजरायल की एम्बेसी के नजदीक ही सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तैनात गार्ड तेजू छतरी ने बताया कि शाम के करीब 5 बजे की बात है। गेट के अंदर ड्यूटी पर थे, एक आवाज आई, लगा कि टायर फट गया है। कुछ देर इधर उधर देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। फिर हमने बाहर की तरफ देखा तो पेड़ के पास धुआं उठता दिखा। आवाज बहुत तेज थी। धमाके वाले स्थान के संदर्भ में यह भी बताया जा रहा है कि वहां से लगातार किसी केमिकल जैसी बदबू आ रही थी। और बात रही इजरायल के राजदूत को संबोधित पत्र की, तो बताया गया कि जो लेटर था वो टाइप किया गया था और उसमें काफी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हूती विद्रोहियों ने किया है इजरायल पर हमला? क्या हूती विद्रोहियों की आड़ में ईरान का हाथ है इस घटना में शामिल? क्योंकि मानो या ना मानो इतिहास यही कहता है, पुराने हमले यही कहते हैं। जहां जनवरी 2021 में दिल्ली में इजरायली दूतावास को टारगेट किया गया था, जहां दूतावास के पास एक और दहशत फैल गई थी जब वहां कम तीव्रता का विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस की एक टीम को घटनास्थल पर इजरायल दूतावास के राजदूत को संबोधित एक पत्र भी मिला था।
जिसके बाद जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर एनआईए को सौंप दी गई, जिसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। और हाल ही में इजरायली राजदूत को जो धमकी मिली थी, उसने ये साफ दर्शा दिया है कि हूती विद्रोहियों की आड़ में ईरान सीधा सीधा इजराइल पर हमला कर रहा है, जहां हाल ही में इजरायली दूतावास के राजदूत को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर इजराइल एम्बेसी और राजदूत की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए थे। राजदूत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। और वर्तमान में ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ये चाहता है कि वर्तमान में जो गाजा में युद्ध चल रहा है, जिस तरह से इजराइल हमास के आतंकियों पर कहर ढा रहा है, आए दिन हजारों आतंकियों को मार रहा है, उसने ईरान को परेशान कर दिया है। ईरान खुद ये नहीं जानता था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। लगभग इस युद्ध को 3 महीने होने वाले हैं और इजराइल हजारों आतंकियों को मार चुका है। और जिस तरह से अब इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही, अमेरिका से लेकर भारत, सऊदी अरब से लेकर चीन और रूस सब बस बयानबाजी कर रहे हैं, उसको देख ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ईरान के विदेश मंत्री से लेकर वहां के राष्ट्रपति तक कई बार भारत के पीएम मोदी जी से कह चुके हैं कि भारत जंग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, लेकिन इजराइल किसी की सुनने को राजी नहीं। जिसके बाद हमने पिछले 1 महीने में देखा कि लाल सागर और अब तो अरब सागर के बहुत नजदीक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सीधा सीधा मालवाहक जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया है। और साथ ही ईरान ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को धमकी दी है कि अगर ये युद्ध नहीं रोका गया तो वो भूमध्य सागर को ब्लॉक कर देगा। अब इन सब हरकतों से साफ पता चलता है कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के पीछे हमले में ईरान का हाथ है। लेकिन जहां ईरान ने पूरी दुनिया को अपने आतंक से धमका रखा है, वहीं एक और देश है जो अपनी इकोनॉमी को लेकर पूरी दुनिया को धमका रहा है। दरअसल हाल ही में खबर सामने आई है जहां पर रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब से चीन रेयर अर्थ मटेरियल को एनरिच अर्थात खनन करने वाली तकनीक पर बैन लगाने जा रहा है। दरअसल वर्तमान में सेमीकंडक्टर चिप से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर, डिफेंस सिस्टम, सब में इन रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। अब चीन यहां इसलिए अकड़ दिखा रहा है क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मटेरियल के दुनिया में सबसे ज्यादा 38% रिजर्व है। लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कि इन रेयर अर्थ मटेरियल को एनरिच यानी कि खनन करके प्रोसेस करके बेस्ट तकनीक भी चीन के पास ही है। दूसरे देशों से भी रेयर अर्थ मटेरियल चीन में प्रोसेस किया जाता है और अब चीन अपनी इसी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर बैन लगाने वाला है। हालांकि भारत को इससे अभी तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन भारत के लिए ये एक वेकअप कॉल है। भारत को जल्द ही रेयर अर्थ मटेरियल के क्षेत्र में डीप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, वरना चीन पर निर्भर रहना तो भारत को भविष्य में भारी पड़ सकता है।